हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए सवाल जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स मार्च 2023 एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अगले नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन सवालों को सॉल्व करके आपको काफी क्लैरिटी मिलेगा कि किस तरीके से इस एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा, कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगा कि कैसे आपको उन सवालों को अप्रोच करना चाहिए जिन सवालों को लेकर आपको ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, उनके कैसे सही आंसर आप मार्क कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज आपके साथ डिस्कस होंगी। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, when central bank conducts a sale of securities the cash reserve of a commercial banks shall। तो सेंट्रल बैंक है हमारे एक तरफ, यानी कि आरबीआई है एक तरफ, और एक तरफ हमारे बाकी कमर्शियल बैंक्स हैं। अब आरबीआई क्या कर रहा है, आपकी जो सिक्योरिटीज हैं उनको सेल कर रहा है। तो आरबीआई अगर सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो हमारे ये जो बैंक्स हैं उन सिक्योरिटीज को बाय कर लेंगे। अगर बैंक्स उन सिक्योरिटी को बाय कर लेंगे तो उनका कैश क्या होगा, कम होगा या फिर बढ़ेगा? सर, अगर बैंक सिक्योरिटी को बाय करेंगे तो उसके लिए उनको कैश खर्चना पड़ेगा, और इसकी वजह से उनका जो कैश का रिजर्व है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। और मुझे लगता है कि किसी ने इस सवाल में गड़बड़ नहीं की होगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशंस है और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, और वहां पे ये सब चीजें हमने आपके साथ डिस्कस करी है कि अगर आपको लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करनी है तो आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको सेल करता है। तो ये सब चीजें आपके साथ कोर्स में डिस्कस की गई थी, तो आई डोंट थिंक आपको इस सवाल में कोई दिक्कत आई होगी। चलिए, सवाल यहाँ पे है, एवरेज क्लॉज इन इंश्योरेंस इज एप्लीकेबल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमारा जो इंश्योरेंस है वहां पे एवरेज क्लॉज कब लागू होता है ये आपको बताना है। डबल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, ओवर इंश्योरेंस या फिर अंडर इंश्योरेंस। तो अभी देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ अटेम्प्ट से हमारे पास इंश्योरेंस को लेकर यहाँ पे कुछ टेक्निकल सवाल देखने को मिल रहे हैं, और ये सवाल भी थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, डेट इज ऑप्शन नंबर 4, अंडर इंश्योरेंस। तो क्या है सारा माजरा, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी है, ओके, और यहाँ पे आप या तो पूरे 10 लाख की इंश्योरेंस ले लो या फिर आप कम की ले लो। लेट सपोज कि आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी की 10 लाख की इंश्योरेंस करा ली, या फिर दूसरा केस लेते हैं कि आपने इंश्योरेंस केवल 6 लाख की कराई। अब क्या हुआ कि आपकी प्रॉपर्टी में आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गई प्रॉपर्टी, और जो नुकसान हुआ, लेट सपोज वो जो हमारा नुकसान हुआ है वो 5 लाख का नुकसान हुआ है। तो अब आप बताइए कि पहले केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिलेंगे? सर, पूरे के पूरे 5 लाख मिलने चाहिए। हाँ जी, पूरे के पूरे 5 लाख आपको मिल जाएंगे। दूसरे केस में, सर इस केस में भी हमारी जो इंश्योरेंस हमने 6 लाख की कराई है तो 5 लाख का नुकसान हुआ तो हमें पूरे 5 लाख मिल जाने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, जब आपने 10 लाख के घर के लिए 6 लाख की इंश्योरेंस कराई ना, प्रॉपर्टी 10 लाख की, आपने 6 लाख की इंश्योरेंस कराई, तो वहीं पे आपने यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक समझौता ये कर लिया कि जो मेरी 10 लाख की प्रॉपर्टी है उसमें 60% रिस्क जो है वो तुम बियर करोगे और 40% रिस्क मैं बियर करूंगा। तो अगर आपका जो नुकसान होता है 5 लाख का, उसमें भी यही केस लागू होगा। इस केस में भी आपका जो 60% रिस्क है, 60% यानी कि जो प्रोपोर्शनेट रिस्क है, यानी कि जो एवरेज रिस्क है, वही केवल आपकी इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। तो आपका यहाँ पे 5 लाख में 60% यानी कि 3 लाख का रिस्क ही इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। बाकी का जो 2 लाख का रिस्क है वो यहाँ पे आपको बियर करना पड़ेगा। तो एवरेज हो गया, आपने और इंश्योरेंस कंपनी ने मिलकर रिस्क को बियर किया। इंश्योरेंस कंपनी जो है केवल एवरेज को ही यहाँ पे बियर कर रही है, पूरा का पूरा रिस्क बियर नहीं कर रही है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज क्लॉज, जो कि अंडर इंश्योरेंस वाले केसेस में अप्लाई कर जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल था बट आई होप आपको अब ये समझ में आ गया है। चलिए, सवाल है, द प्रैक्टिस ऑफ फॉर्जिंग अ रिटर्न एड्रेस ऑन एन ईमेल सो दैट द रिसिपिएंट इज फूल्ड इनटू रिवीलिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज। ऑप्शंस है हैकिंग, क्रैकिंग, डंप स्टोर डाइविंग या फिर स्पूफिंग। अब कई बार क्या करता है, हम अपना जो ईमेल एड्रेस है ना उसको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत ही जेन्युइन ईमेल एड्रेस है। ऐसा लगता है कि आपको किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आया या फिर किसी बहुत बड़ी कंपनी से आया, बट वास्तव में वो होता नहीं है।
तो हम ऐसा करते हैं ताकि सामने वाले को बेवकूफ बनाए, उसे लगे कोई जेन्युइन ईमेल आया और वो उसका रिस्पॉन्स करे, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन रिवील कर दे। और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इट इज रेफर टू एज स्पूफिंग, इसे स्पूफिंग बोला जाता है। ठीक है जी, इसे यहाँ पे स्पूफिंग बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का होने वाला है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ईमेल स्पूफिंग का कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कोर्स के अंदर, और ये आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी है और पेपर 1 के अंदर भी डिस्कस होता है। तो ईमेल स्पूफिंग के अंदर हम ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे मैसेज को डिजाइन करते हैं, उसका हेडर ऐसे रखते हैं कि लोगों को लगे कि वो एक नोन या फिर कोई ट्रस्टेड सोर्स से आया है और वो अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर दें। चलिए, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के इनमें से कौन कौन से फंक्शन है? इशू ऑफ करेंसी, बिल्कुल आरबीआई का फंक्शन है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, नहीं जी, आरबीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, ये कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करते हैं। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, तो बिल्कुल आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकिंग का काम संभालता है। बैंकर्स बैंक, हाँ तो बैंकों का बैंक भी आरबीआई है। क्रेडिट कंट्रोल, तो आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है, हाँ जी, उसके लिए उसके पास क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स है जिससे वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो बी को छोड़ के सब कुछ कवर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 का आंसर यहां पे बनेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ कोर्स में भी मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई डिस्कस किए गए थे, तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में भी आपको कोई दिक्कत आई होगी। चलिए, सवाल है यहाँ पे, फॉर ऑनगोइंग मेंटेनेंस ऑफ द रेगुलेटरी कैपिटल विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क वर कवर्ड बाय द पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो, जो हमारे बेसल नॉर्म्स होते हैं ना, उसके अंदर हमारे पास 3 पिलर हमें देखने को मिलते हैं। तो और 3 पिलर में जो पहला पिलर है वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो बात करता है, उसके अंदर कौन कौन से रिस्क कवर हो जाते हैं, सवाल आपसे पूछ रहा है। क्रेडिट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, मार्केट रिस्क और रेपुटेशनल रिस्क। तो प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपका जो पिलर नंबर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का है, उसके अंदर आपका क्रेडिट रिस्क कवर होता है, ऑपरेशन रिस्क कवर होता है और आपका मार्केट रिस्क यहाँ पे कवर होता है, ए, सी और डी कवर होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ पिलर 1 के अंदर ये तीनों रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, कोर्स में भी डिस्कस किए गए थे। सीधा सीधा सवाल था, तो मुझे नहीं लगता आपको इस सवाल में कोई दिक्कत आई होगी। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग। तो आप मोबाइल से बैंकिंग कर लेते हैं, उसके क्या फायदे होने वाले हैं? सबसे पहला कह रहे हैं इनसिक्योर, तो इनसिक्योर ये फायदा तो होगा नहीं, इसे तो काट देते हैं। फ्रॉड रिडक्शन, आपके फ्रॉड कम हो जाते हैं, तो फ्रॉड कम होना एक फायदा लग रहा है, फिलहाल इसे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। टाइम सेविंग, बिल्कुल टाइम बचता है, बैंक नहीं जाना पड़ता। सेपरेट इंटरनेट रिक्वायर्ड, हाँ मोबाइल में इंटरनेट तो चाहिए, बट ये एडवांटेज नहीं हुआ, ये तो आपकी लिमिटेशन हो गया कि इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, हाँ आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आप घर बैठे बैठे सारा काम फटाफट से आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सी और ई तो कवर होंगे ही होंगे, और अगर आप सी और ई को कवर कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको एक और चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सभी ऑप्शंस में आपके 3 हैं जो दिए हुए हैं, 3 आपको चूज करने ही करने पड़ेंगे, तो 2 तो हमने रिजेक्ट कर ही दिए। तो फ्रॉड रिडक्शन को यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि आपके फ्रॉड यहाँ पे कुछ हद तक कम हो जाएंगे। बी, सी और ई हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे बनेगा। कुछ लोगों को फ्रॉड रिडक्शन में कुछ कंफ्यूजन हो सकती है कि सर फ्रॉड बढ़ भी तो रहे हैं। देखो, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, कुछ फ्रॉड कम भी हो रहे हैं और कुछ फ्रॉड बढ़ भी रहे हैं, और इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 का ही बन रहा है। तो आपको लकीर का फकीर नहीं बनना है, क्वेश्चन का आंसर देते हुए आपको ओपन माइंड रखना है, आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो चूज करना है। सवाल में लिखा भी हुआ है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। चलिए, यहाँ पे सवाल है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इज। तो हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके लिए 100 करोड़ का मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। तो एक फैक्चुअल सवाल है, जिसको आता था उसको आता था, जिसको नहीं आता था उसको नहीं आता था। तो सवाल थोड़ा सा टेक्निकल था, थोड़ा सा न्यूज में भी ये सब चीजें चल रही थी कि सरकार कैपिटल रिक्वायरमेंट को क्वैश करने की बात कर रही है, तो हो सकता है उन्होंने ये सवाल पूछ लिया। फिलहाल इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, आगे के लिए आप याद रख सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है, व्हेन द आरबीआई डिजायर्स टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी के अंदर और क्रेडिट ना बढ़े, तो वो क्या चीज यहाँ पे करेगा, क्रेडिट को रोकने के लिए क्या चीज करेगा? इंक्रीज द बैंक रेट, डिक्रीज द बैंक रेट, डिक्रीज द सीआरआर, डिक्रीज द एसएलआर फॉर बैंक्स। देखो, अगर सीआरआर और एसएलआर को घटा देगा तो बैंकों के पास और ज्यादा पैसा हो जाएगा जिसको वो क्रेडिट के फॉर्म में बांट सकते हैं, तो इससे तो क्रेडिट आपका बढ़ेगा।
अगर वो बैंक रेट को डिक्रीज करेगा, देखो हमारा जो बैंक रेट है वो यहाँ पे हमारे जो लोन के रेट है उसको इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो हमारा जो बैंक का रेट है वो रेट है जिसपे आरबीआई जो है हमारे बैंक्स को लोन देता है। तो अगर आरबीआई अपना रेट बढ़ा देगा, आरबीआई जिस रेट पे हमारे जो बैंक्स हैं उनको लोन दे रहा है, अगर आरबीआई इस रेट को यहाँ पे बढ़ा देगा तो जाहिर सी बात है बैंक भी अपने कस्टमर से ज्यादा रेट चार्ज करेगा। और अगर बैंक कस्टमर से ज्यादा रेट चार्ज करेगा तो कस्टमर ज्यादा लोन लेना चाहेंगे या कम लोन लेना चाहेंगे? कस्टमर कम लोन लेना चाहेंगे, तो क्रेडिट यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा। तो बैंक रेट के बढ़ जाने से हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन पे बढ़ जाएगा और उस वजह से लोग कम लोन लेंगे और उसे हमारा जो क्रेडिट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके साथ ये सारे कंसेप्ट कोर्स में डिस्कस किए हुए थे, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ये सब चीजें क्या होती है, और अगर आप इनको थोड़ा सा अप्लाई करते तो आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाता। आज का पेपर भी एप्लीकेशन बेस्ड हो चुका है। आपने जो चीजें अपनी प्रिपरेशन में पढ़ी है, समझी है, आपको एग्जाम में जाकर उनको अप्लाई करना होता है और तभी आप सवालों के सही आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो आपने पढ़ा या पढ़ाया गया एज इट इज वही सब आ जाएगा, तो उसके चांसेस अब थोड़े से कम हो चुके हैं। एग्जामिनर घुमा फिरा के सवाल को पूछता है क्योंकि उसे आपकी अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चेक करनी है। सवाल है, यूनिवर्सल बैंक्स दैट फंक्शन एज इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय। अब ये सवाल मेरे हिसाब से ना इतना अच्छे से फ्रेम किया नहीं हुआ। यूनिवर्सल बैंक्स की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात कर रहे हैं, कुछ क्लियर हो नहीं रहा है। बट जो ऑफिशियल आंसर दिया उन्होंने वो सेबी का दिया, तो अब लग रहा है कि शायद वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स की ही बात कर रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो वो सेबी द्वारा ही रेगुलेटेड होंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही बनना चाहिए। फिलहाल थोड़ी सी एम्बिग्यूटी जरूर रहेगी सवाल में, हाँ, बट आपको वैसे क्लैरिटी होना चाहिए कि कौन कौन सा अथॉरिटी किस किस सेक्टर को रेगुलेट करता है, तो ये क्लैरिटी आपको वैसे होना चाहिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। चलिए, तो अगला सवाल है, द एक्ट ऑफ थ्रोइंग ऑन बोर्ड कार्गो एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द शिप टू सेफगार्ड इट फ्रॉम द टोटल लॉस इन टाइम्स ऑफ पेरिल इज कॉल्ड। तो प्यारे दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपका जो शिप है, लेट्स सपोज बहुत ज्यादा भारी हो गया है, डूब सकता है, तो उस केस में आप कुछ कार्गो, कुछ सामान जो है वो शिप से निकाल फेंकते हो, निकाल देते हो। तो आपको ये निकालना पड़ता है, ताकि अगर आप उसे नहीं निकालेंगे तो पूरा का पूरा शिप ही आपका टूट जाएगा और आपका टोटल लॉस यहाँ पे हो जाएगा। तो टोटल लॉस को रोकने के लिए आप कुछ सामान कई बार निकाल फेंकते हो, और इसे जो टर्म दिया जाता है, इसे जो नाम दिया जाता है, डेट इज रेफर्ड टू एज जेटिसन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ जो मैरिन इंश्योरेंस है वहां पे डिस्कस किया था जेटिसन का कंसेप्ट। तो ये वर्ड यहाँ पे मेंशन्ड है, जब डिस्कस किया था, आपको पढ़ाया था, तो वहां पे बताया भी था कि जेटिसन क्या होता है। तो वही चीज एग्जाम में पूछ ली गई। तो आपको कुछ नहीं पता कि क्या चीज एग्जाम में पूछ लेंगे, तो हर चीज को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। चलिए, यहाँ पे एक सवाल है और ये सवाल बड़ा अजीब सा सवाल है जिसको पढ़ के कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन। तो जो डिफॉल्ट का रिस्क है उसके बीच में आप कुछ इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि ये टर्म पूछी जा रही है। इसको मैंने बहुत सर्च किया, मुझे कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिला। अगर आपको मिलता है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। बोरोइंग शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम द सेवर्स एंड मेकिंग लॉन्ग टर्म लोन टू द बोरोवर्स। तो आपने सेवर से पैसा लिया शॉर्ट टर्म के लिए और बोरोवर्स को पैसा दे दिया लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपने थोड़ी सी गड़बड़ तो यहाँ पे करी है। इसके बाद है मेकिंग लोन्स टू रिस्की बोरोवर्स बाय अट्रैक्टिंग सेविंग्स फ्रॉम द सेवर्स हु आर रिस्क एवर्स। यहाँ पे तो गड़बड़ आपने और ज्यादा कर दी। जो सेवर जो हैं वो रिस्क से बचना चाहते हैं, उनसे आपने पैसा लिया और वो पैसा रिस्की लोगों को बांट दिया जो कि पैसा डुबो सकता है, उनसे पैसा वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी डिफॉल्ट का रिस्क तो लग ही रहा है। यूजिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्किल्स ऑफ द इंटरमीडियरी, तो ये तो कुछ जनरल सी बात ही लग रही है। पूलिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सेविंग्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू गिव लोन्स टू अदर्स। अब देखो यहाँ पे 3 और 4 तो नहीं लग रहे हैं, 1 और 2 में कुछ लग रहा है। तो डिफॉल्ट का रिस्क इंटरमीडिएशन की बात हो रही है, तो डिफॉल्ट का रिस्क ऑप्शन नंबर 2 में जाहिर सी बात है ज्यादा लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर इन्होंने चूज किया, बट फिर भी सवाल में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। और कुछ सवाल हमेशा एग्जाम में ऐसे आएंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा और इनके बारे में शायद आपको कभी पता भी नहीं चले। ऐसे 2 4 5 सवाल हमेशा रहते हैं पेपर के अंदर। तो इसीलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे सवालों से घबराए नहीं। जो आपको लग रहा है
वो आप आंसर टिक करके आ जाएं और अपनी तैयारी इस हिसाब से करें कि एक आधे क्वेश्चन पे आप जो है डिपेंडेंट ना रहें अपने गोल को अचीव करने के लिए। चलिए अगला सवाल है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ, ऑप्शंस हमारे पास है इंडेमनिटी, वेजरिंग एग्रीमेंट, कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट, अश्योरेंस और गारंटी। तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। जो हमारे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर हम जो नुकसान होता है केवल उसकी भरपाई करते हैं। बट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर आपका नुकसान हो गया, डेथ हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई कोई कर नहीं सकता। अगर आपके किसी की डेथ हो जाती है तो उस नुकसान की भरपाई कभी भी नहीं हो सकती है। तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट इसे नहीं बोला जाता। बाकी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट आपके इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। वेजरिंग एग्रीमेंट भी इसे नहीं बोलते, सट्टा वाला कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, सट्टा वाला एग्रीमेंट भी नहीं है। कॉन्टिंजेंट आप इसे बोल सकते हैं क्योंकि ये कॉन्टिंजेंट है कि यहाँ पे अगर डेथ होती है तो आपको पैसे मिलेंगे, आप कुछ एज अटेन कर लेते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे। कॉन्टिंजेंट आप इसे बोल सकते हैं और अश्योरेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि कुछ अश्योरेंस है, कुछ श्योरिटी है कि आपको कोई इवेंट हैपन होने पे पैसे जरूर मिलेंगे, डेथ पे या फिर कुछ सर्टेन एज अटेन करने पे। तो लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस भी बोला जाता है। और गारंटी आप इसे नहीं बोल सकते। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ और तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कोई पार्टी गारंटी ले लेते हैं किसी और की, तो वो इसमें हम नहीं इंक्लूड करते। तो सी और डी को इंक्लूड करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का जो है वो यहाँ पे बन जाता है। आप कुछ एलिमिनेशन वगैरह करेंगे तो आई थिंक उससे भी आप सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। अगर आप इंडेमनिटी और वेजरिंग को काट देते हैं तो आपके पास सी और डी का जो ऑप्शन है वही यहाँ पे बचता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही आपका बनता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस को अश्योरेंस भी बोला जाता है और इंडेमनिटी वाला जो है वो आपका फायर और मरीन पे अप्लाई होता है, लाइफ पे नहीं एप्लीकेबल होता। ये सब चीजें आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस करी थी। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वेजरिंग क्या होता है, ये सब चीजें कोर्स में भी डिस्कस करी थी। तो इन चीजों को यहाँ पे अप्लाई करते तो आई थिंक आपका आंसर यहाँ पे सही मार्क हो जाता। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट दिया, एनईएफटी अलाउज द कस्टमर टू ट्रांसफर फंड्स विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ रुपीज 3 लाख पर डे। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं जी, पहला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। IMPS allows to transfer funds in an insta payment mode। तो IMPS से आप इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये सही लग रहा है। मिनिमम लिमिट टू ट्रांसफर फंड्स वाया RTGS। तो RTGS अगर आपने किसी को करना है तो उसके लिए आपका जो मिनिमम अमाउंट रखा गया है वो 2 लाख है, ना कि 2.5 लाख, तो इसीलिए ये आपका कट जाएगा। इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज यूपीआई। तो बिल्कुल सही है। तो हमारा यूपीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया और इससे आप इंस्टेंटली पेमेंट कर सकते हैं। For clearing of checks under पॉजिटिव पे सिस्टम मिनिमम लिमिट इज ₹50,000। तो एक नया सिस्टम अभी इशू, नया सिस्टम लेकर आया आरबीआई जिसके अंदर अगर आपको कोई चेक अगर आप काट के इशू कर रहे हैं जो कि कुछ अमाउंट से ज्यादा है, तो उसमें आपको बैंक को पहले बताना पड़ेगा कि हाँ मैं ऐसे ऐसे चेक भेज रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ, तो आप उसे क्लियर कर देना। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। बट इस स्टेटमेंट के बारे में अगर आपने नहीं भी सुना, नहीं भी पढ़ा, आपका आंसर मार्क हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आपको दो ही चूज करने हैं, आपकी ऑप्शंस में नजर जाएगी तो आपको दो ही चूज करने हैं। और दो हमें ऑलरेडी पता लग चुके हैं कि बी और डी आपके सही हो जाएंगे। हमें ये पता लग चुका है कि ए और सी आपके पक्का गलत है। तो ए और सी अगर आपके पक्का गलत है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। बचता आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है, बी और डी ही बचता है। तो इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही बनेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई को एनपीसीआई ने डेवलप किया, ये सब चीजें आपके साथ कोर्स में डिस्कस की हुई थी। तो आपको अगर चीजें याद थी तो ये सवाल में आपको कोई दिक्कत ना आती। चलिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू कैपिटल एंड क्रेडिट फ्लोज। Theoretically, regulators of the financial markets believe that increasing capital requirement on the banks could reduce the likelihood of their failure। तो कह रहे कि अगर हम बैंक्स को कहें कि आप कैपिटल ज्यादा रखें अपने पास तो उस केस में उनका डूबने का खतरा कम हो सकता है। तो अगर बैंक्स के पास कैपिटल ज्यादा है, उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हम बढ़ा देते हैं कि आप अपने पास अपना कैपिटल ज्यादा रखिए, तो उस केस में हाँ ये जरूर हो सकता है कि वो कम डूबे, बैंक के फेलियर का रिस्क कुछ हद तक कम हो जाए। तो रेगुलेटर्स ऐसा जरूर बिलीव करते हैं, तभी वो कहते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको ज्यादा मेंटेन करना है। तभी आरबीआई कहता है आपको ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है ताकि उनका डूबने का रिस्क कम हो जाए। तो हाँ पहला स्टेटमेंट सही है। ओपन फाइनेंशियल मार्केट्स आर सोली इन्फ्लुएंस्ड बाय द करेंसी रेट मूवमेंट्स।
तो ओपन अगर फाइनेंशियल मार्केट है आपकी, तो उसमें केवल करेंसी रेट मूवमेंट्स ही हमारा जो है उन्हें इन्फ्लुएंस करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। और अगर आपको एक मजे की बात, एक ट्रिक बताऊं, तो अगर आपका किसी स्टेटमेंट में ऐसा सोलली या फिर ओनली लिख दिया ना, तो काफी चांसेस होते हैं कि वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि उस स्टेटमेंट को काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर देता है ये वर्ड सोलली या फिर ओनली। ठीक है, तो अगर आपको ये बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर केवल करेंसी रेट्स मूवमेंट ही उन्हें इफेक्ट करेंगी, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है। तो ये वाली अभी गलत लग रही है। Financial inflow reflects the net flow of capital into one country in the form of increased purchases of domestic assets by the foreigners। तो हमारा जो फाइनेंशियल इनफ्लो है उसे ये बोला जाएगा कि हमारे देश में जो कैपिटल आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे कुछ एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, तो हमारे लिए फाइनेंशियल इनफ्लो है, तो ये सही हो सकता है। टीयर टू कैपिटल फॉर द बैंक्स इंक्लूड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट वैसे तो गलत लग रहा है, क्योंकि ये जो है ना इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इनको टीयर वन में लिया जाता है। तो पर यहाँ पे इस सवाल में ये गड़बड़ इन्होंने कर दी है कि स्टेटमेंट को सही माना हुआ है। ओनली प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया हैव इंप्लीमेंटेड बेसल 3 गाइडलाइंस। तो देखो जी, हमारा ओनली वर्ड आ गया, मैं आपको ऊपर बता रहा था सोनली वर्ड, अब नीचे ओनली वर्ड भी आ गया। तो बेसल 3 गाइडलाइंस प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए, ऐसा कोई नहीं है कि केवल प्राइवेट बैंक्स के लिए, पब्लिक को एग्जाम्प्ट कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है। तो अगर आप बी और ई को गलत कर देते हैं ना वैसे भी, तो अगर आपने बी और ई को गलत किया, तो ये वाला भी आपका आंसर नहीं होता, ये वाला भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, और ऑप्शन नंबर 3 ही बचता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज ए, सी एंड डी। हालांकि डी वाला भी पूरे तरीके से सही नहीं लग रहा है, इसमें भी कुछ एम्बिग्यूटी है, बट फिर भी आपका ऑप्शन नंबर 3 आप यहाँ पे आंसर मार्क कर सकते हैं, जो कि एनटी ने ऑफिशियल की में दिया था। अब आप देखिए कि आपको किसी सवाल का आंसर मार्क करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज बिल्कुल डीप में पता हो तभी उसका आंसर मार्क कर सकते हैं। आपको अगर कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में क्लैरिटी है, बाकी आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी करेक्ट आंसर को मार्क कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, जो कि एक मैच द फॉलोइंग का सवाल है। इसमें आपको लिस्ट वन और लिस्ट टू दे रखी है। लिस्ट वन में हमारे पास इंटरेस्ट रेट है और उनकी डिस्क्रिप्शन है। पॉलिसी रेट, रेपो रेट, एमसीएलआर और बैंक रेट यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है जी, तो पॉलिसी रेट को आप किससे मैच करेंगे? तो पॉलिसी रेट को अगर आपको भी नहीं पता चल रहा, आप इसे स्किप करके रेपो रेट पे आ जाइए। रेपो रेट को तो आप मैच कर लेंगे। रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, और यहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उनको कोलेटरल रखा जाता है, और ये चीज आपके पॉइंट नंबर 2 में लिखी हुई है। तो बी को अगर मैं सेकंड से मैच कर देता हूं, तो ऑप्शन नंबर 3 वैसे सही लग रहा है। बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं। एमसीएलआर इज द इंटरनल बेंचमार्क रेट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। तो एमसीएलआर हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट होता है, जिसके बेसिस पे हमारे जो बैंक्स हैं ये रेट डिसाइड करते हैं, और इसके बेसिस पे अपने लोन्स वगैरह जो है वो ग्रांट करते हैं। तो आप इसे बिल्कुल 3 से मैच कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो बैंक रेट है, ये वो रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा, तो आप इसे 1 से मैच कर सकते हैं। और बचा आपका पॉलिसी रेट, ये आपका पॉइंट नंबर 4 से मैच हो जाएगा। ये आपका वो रेट होगा जो कि आरबीआई अपनी पॉलिसीज में इस्तेमाल कर रहा है। मेन मॉनेटरी वेरिएबल्स जो है इकोनॉमी के, उनसे रिलेटेड ये आपका रेट बन गया। तो पॉलिसी रेट इन्होंने टर्म तो यूज कर लिया, बट आरबीआई के जो पॉलिसी रेट्स होते हैं, जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसमें ये रेपो, रिवर्स रेपो, इन्हीं की बात हो रही होती है मेनली। तो टर्म अलग से यूज कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट ऑप्शन नंबर 4 मतलब जो पॉइंट नंबर 4 है उसी से ये आपका सही मैचिंग हो जाएगा। और अगर आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 3। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एमसीएलआर है ना, इस पे पिछली बार भी सवाल आया था। तो एमसीएलआर का कंसेप्ट आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। बाकी रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब चीजें आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस करी हुई थी, और मुझे नहीं लगता इस सवाल में आपको कोई ज्यादा दिक्कत आई होगी। चलिए, सवाल है आपके पास, लिस्ट वन और लिस्ट टू दे रखे हैं। लिस्ट वन में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, और लिस्ट टू में दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ द इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि किस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास मेरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस है, और हमें बताना है कि इनमें कब कब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो, जो मेरीन इंश्योरेंस है उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। लाइफ इंश्योरेंस में कब होना चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस में आपका होना चाहिए जब आपने इंश्योरेंस लिया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अफेक्टेड। फायर इंश्योरेंस के अंदर आपका दोनों समय होना चाहिए, जब पॉलिसी लिया और जब नुकसान हुआ। और आपका जनरल इंश्योरेंस बचा, तो आप इसे थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस मैच कर सकते हैं। तो आपकी जो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल था।
एंड प्यारे दोस्तों, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का कंसेप्ट कोर्स में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि लाइफ इंश्योरेंस में कब होना चाहिए, फायर में कब होना चाहिए, मैरीन में कब होना चाहिए। तो आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला सवाल है, असर्शन और रीजन आपको दिया हुआ है। असर्शन यहाँ पे है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोडक्ट इज टू सेल इज लाइफ इंश्योरेंस सच दैट वन हु सेल्स लाइफ इंश्योरेंस कैन सेल एनीथिंग अंडर द सन। Reason दिया, what is sought to be marketed in life insurance is an insurance whereby payment of money is assured upon death or the happening of any contingency dependent upon the human life। तो सेशन आपको ये दिया जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस बेचना बहुत मुश्किल है, और जिसने लाइफ इंश्योरेंस बेच लिया ना, वो कुछ भी बेच सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देखो, किसी को इंश्योरेंस दे रहे हो कि आपके मरने के बाद पैसे मिलेंगे, आपके मरने के बाद पैसे मिलेंगे, ऐसी चीज आप किसी को बोल के पॉलिसी सेल कर रहे हो। तो ऐसी चीज अगर आप कर लेते हो, अगर आप ऐसी चीज कर लेते हो तो आप कुछ भी बेच सकते हो। तो ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो असर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है, और रीजन आपका असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए सवाल आपके साथ डिस्कस किए, जो कि यूजीसी नेट मार्च 2023 कॉमर्स एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे रेगुलर सेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।